ठीक। क्लास हो गए तुम्हारे स्टार्ट। और हम लोग रिसोर्स प्लानिंग पढ़ रहे थे। हमने पिछली बार पढ़ा था कि कैसे एक रिसोर्स प्लानिंग एक इंस्टीट्यूशन को फर्क डाल सकती है और कैसे एक इंस्टीट्यूशन रिसोर्स प्लानिंग को ऊपर पूरा पूरा फर्क डाल सकता है। तो आज हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक होने वाला है कि कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो पढ़ रखा है, इतना बचपन से भी जानते आ रहे हैं। लेकिन जो इनकी इन हेडिंग पॉइंट्स होती हैं उनको जानेंगे तो ज्यादा अच्छे से रहेगा। ठीक है, अंश पढ़ो नीचे यहाँ से। Conservation of resource. Resources are vital for any developmental विटल नहीं, वाइटल। activity. वाइटल बोलते हैं इसको ना। Vital. वाइटल मतलब होता है इम्पोर्टेंट। मतलब रिसोर्स एक हाँ, ऐसा एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, या फिर रिसोर्सेज की वजह से ही हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। हाँ, ये. But irrational consumption and overutilization of resource may lead to socio-economic and environmental problems. क्या To मतलब है इसका overcome these बताओ? problems, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? भैया irrational consumption ये नहीं समझे. बाकी देखो, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन. देखो मेरी बात सुनो, तुम सब मेरी बात सुनो। देखो, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, मान लो कि अगर जैसे तुमको इंडिया के किसी पार्ट में डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है तो तुमको वहां के लिए रिसोर्सेज जरूरी है ना? जैसे मान लो कि अगर कहीं कोयला पाया जाता है और अगर तुमको वहां रहना है, और वहां अगर कोयले हैं, पानी है, या फिर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि पेड़ हैं, पौधे हैं, तभी तो तुम रह सकते हो। रहने के लिए छत, कपड़ा, मकान और तुमको खाना पीना ये सब चाहिए चाहिए। तो तुमको तो रिसोर्स चाहिए चाहिए ना। लेकिन अगर उस चीज को डेवलप करना, उस जगह को डेवलप करना है, तब तो तुमको लोहा भी चाहिए, तब तो तुमको मतलब कोयला भी चाहिए, तुमको सब चीजें चाहिए। तो किसी भी जगह का अगर तुमको डेवलपमेंट करना है तो तुम्हारे पास रिसोर्सेस का होना जरूरी है। लेकिन अगर उसी रिसोर्स को अगर हम लोग इर्रेशनल मतलब बिना सोचे समझे गलत तरीके से कंजम्पशन करने लगेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन करने लगेंगे, जितनी जरूरत है नहीं उसकी उतनी ज्यादा यूटिलाइज करने लगेंगे, तो फिर हमको जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? वो है सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब ये यहाँ हो गया कि मतलब कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग क्या हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो कि अगर मैं फिर से बोलता हूँ, स्टार्टिंग करो, जैसे हमने क्या बोला कि अगर हमको कहीं भी डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमको कहा क्या चीज जरूरी होगा? रिसोर्स जरूरी होंगे ना। वो कुछ भी हो सकता है ना? वो तुम्हारा वाटर हो सकता है, वो तुम्हारी सनलाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं वाटर बोलता हूँ, कोयल बोलता हूँ, या फिर कुछ भी बोल देता हूँ, अगर हम लोग इस चीज का ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब हमारे पास ऑलरेडी उस चीज की कमी है, जो मतलब क्या कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स है, उसकी कमी है। ओवर यूटिलाइजेशन के साथ साथ हम लोग क्या करने लगते हैं उस पे? ओवर यूटिलाइजेशन के साथ क्या करेंगे बताओ? सोचो। अगर जैसे मान लो ओवर यूटिलाइजेशन करे, उसके साथ साथ इरेशनलिटी हम लोग लेकर आ रहे हैं। इरेशनलिटी मतलब इरेशनल यूज, मतलब कि हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग मतलब इरेशनली तरीके से हम लोग उस चीज को अगर यूज करने लगेंगे, तो फिर चीज क्या होने लगेगी? वो चीज डैमेज होने लगेगी, वो चीज खराब होने लगेगी। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको मैप दिखाता हूँ, मैप में मान लो ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया से मतलब मान लो कि यहाँ साइड तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एक नदी निकलती है, ठीक है? मान लो कि नर्मदा रिवर यहाँ से ऐसे करके निकल रही है और तुम्हारे गुजरात में जाके गिर रही है, वैसे तो यहाँ गिरती है, ठीक है? यहाँ से जाके मतलब यहाँ से आके गिर रही है। और बीच में यहाँ तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं विंध्याचल के पहाड़ है, नीचे सतपुरा के पहाड़ है। और तुमको कल को अगर लगता है कि लाओ यहाँ डेवलपमेंट करना है, हमको क्या करना है, मतलब इस एरिया में डेवलपमेंट करना है, विंध्याचल वाले एरिया में, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हें विंध्याचल में अगर तुमको डेवलपमेंट करना है तो तुमको यहाँ रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए होंगे। तुमको यहाँ से पानी चाहिए होगा, यहाँ से तुमको पेड़ चाहिए होंगे, जो विंध्याचल के पहाड़ होंगे उनसे पेड़ भी चाहिए होगा। लेकिन अगर मान लो तुम रिसोर्स की जितनी नीड है, एक्स्ट्रा रिसोर्स तुम यूज करने लग रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, पानी में तुम अपना वेस्ट डालने लग रहे हो, तो तुम्हारे पास वाटर कंजर्वेशन जैसी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। जब वाटर कंजर्वेशन जैसी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो आने आगे जो पानी जा रहा है वो एक तरीके से वेस्ट वाटर होगा। कैसा होगा? वेस्ट वाटर। तो ये हमारे लिए ही खराब होगा। इसीलिए कहीं भी अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें ये चीज बड़े ध्यान से देखनी है कि हम लोग उसका इरेशनल डेवलपमेंट, इरेशनली कंजम्पशन ना कर रहा हूँ, बेकार तरीके से कंज्यूम ना कर रहा हूँ, ओवर यूटिलाइजेशन ना कर रहा हूँ। वरना कुछ लोग इंसान अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग गरीब हो जाएंगे उसी के साथ साथ। क्योंकि भाई जिसको तो पैसा कमाना है वो तो क्या करेगा, वो कहेगा अरे यार ये गंदा पानी है जो हम फैक्ट्री में बना रहे हैं, इसको चलो यार छोड़ो यार, हम कहाँ का इसको इधर उधर लेके जाके डंप करेंगे, हमारा पैसा लग जाएगा। तो वो जाके वो कर देगा उसमें डंप। और मान लो कानपुर में हमारे इधर जाजमऊ साइड में वो बनते हैं, काफी सारे फैक्ट्रीज के सामान बनते हैं।
और मान लो वहां से तुम्हारा जो वेस्ट वाटर है जो कलेक्ट होता है, जो तुम्हारे फैक्ट्री से कलेक्ट होता है, उसको बिना ट्रीट किए अगर वो छोड़ देंगे। ट्रीट करने में पैसा लगता है, फैक्ट्री वाले इसमें पैसा लगाना नहीं चाहते, लेकिन अगर मान लो बिना ट्रीट किए पैसा अगर नदी में छोड़ दोगे, तो नदी में क्या होगा, तुम्हारी मछलियां मर जाएंगी। तो जो छोटे छोटे लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनकी मछली से जिंदगी चलती है, क्या वो उनके पास पैसा आ पाएगा? बताओ मुझे अमन। नहीं भैया। नहीं आ पाएगा ना। नहीं तो तुम भैया, देख नहीं रहे हो आएगा। कि कैसे एक इंसान के ओवर यूटिलाइजेशन से या इरेशनल कंजम्पशन से एक सोशियो इकोनॉमिक चीजें निकल कर आ रही हैं, है ना, प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं। सोशियो मतलब आसपास के लोग, इकोनॉमिक मतलब कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब, है ना, इस तरीके से होता है। और अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा ही होने लगे तो हम लोग लगा देते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, है ना, ये चीज होती है। अब आगे बढ़ो। To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. हम्म, This had been the main concern of the leader and thinker in the past. For हम्म। example, Gandhi ji was very, भैया इसको क्या पढ़ेंगे, एपीटी? एप्ट वही ना? एप्ट एप्ट आप एप्ट एप्ट मतलब होता है कि आप मतलब वो बहुत ही मतलब उस चीज के जानकार थे, वो समझ चुके थे इस बात को। was ठीक है। very apt in voicing his concern about resource conservation in इसका these मतलब words. बस यही है कि देखो, बहुत सारे लीडर्स को भी, सबको, थिंकर्स को भी मालूम था कि रिसोर्स कंजर्वेशन हर एक लेवल में इंपॉर्टेंट है। मतलब सेंट्रल लेवल में भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल में भी इंपॉर्टेंट है, पंचायत लेवल में भी इंपॉर्टेंट है, और घर के लेवल में भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हर एक लेवल में रिसोर्स कंजर्वेशन होना जरूरी है ना। और ये बात हमारे गांधी जी बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि मतलब कैसे हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके आगे जाया जा सकता है। तो उन्होंने बोला था देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स, है ना। उन्होंने ये बोला था। देखो गांधी जी का ये कोड जो है, ये तुम इसको बड़े आसानी से डाल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में, कि the resources are very vital for us, and if we use the resource very irrational, then the socio-economic problem has been occur. And even the Gandhi ji has said there is a enough for everybody, मतलब लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए बहुत सामान है हमारे पास। लेकिन अगर वही इंसान अगर ग्रीड है, भूखा है, मतलब किस चीज का भूखा है, पैसे का भूखा है, तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं कि हम उसको पूरी चीजें प्रदान कर सके। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई भी इंसान ग्रीडी होगा, सेल्फिश होगा, तो वो तुम्हारे क्या कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तुम्हारे नेचर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा ही करेगा पूरे ग्लोबल लेवल में। समझ में आ रहा है ना। इसी वजह से जो हमारे गांधी जी थे ना, वो मास प्रोडक्शन के एकदम खिलाफ थे। वो चाहते ही नहीं थे कि मास प्रोडक्शन हो, क्योंकि मास प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे तो फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं चीजें यूटिलाइज नहीं होती। क्योंकि तुमने भी देखा होगा, अगर जैसे मान लो कि अगर एक तुम्हारे जैसे मान लो कि किसी फैक्ट्री में 100 कपड़ों की नीड होती थी, लेकिन तुम्हें लगा यार क्या यार डेली डेली 100 कपड़े बना रहे, एक बार में 1000 बना देते, और तुमने 1000 बना दिए। तो हर हर महीने हर दिन ट्रेंड चेंज होता है। तो अगर मान लो कि उस 1000 कपड़े में भी अगर 400 कपड़े भी बिक गए, तो 600 कपड़े तो ऐसे पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे ना। तो वो क्या 600 कपड़ों हाँ। के लिए क्या एनर्जी यूज नहीं हुई? हुई ना। एनर्जी तो यूज हुई, उसके लिए भी हुई, उसके लिए भी तुमने इलेक्ट्रिसिटी दी, उसके लिए भी पानी दिया, उसके लिए भी अपने कलर डाइज इस्तेमाल किए, सब चीजें इस्तेमाल की। तो अगर तुम मास प्रोडक्शन करते हो, अगर मास प्रोडक्शन यूज नहीं हो रहा है, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा उसको अच्छे से, तो वही चीज तुम्हारी इरेशनल यूज हो जाएगी, मतलब वो खराब तरीके से चीजों में दिखने लग जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। अमन। हाँ भैया। अमन आया। तो ठीक है बेटा, आगे वाला पढ़ दे इनको। He placed the greedy and selfish individual and exploitative natures of modern technology as the root cause for resources depletion at the global level. He डिप्लेशन। was against depletion at the global level. He was against mass production and want to replace it with the production by the masses. समझ रहा हूँ ना क्या बोल रहे थे, मतलब वो कह रहे थे कि वो जो तुम्हारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, वही सबसे बड़ा कारण है कि जो तुम्हारे ग्लोबल लेवल में जो तुम्हारे क्या कहते हैं रिसोर्स को खराब कर रही है ना। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, वो ये चाहते थे कि मासेस प्रोडक्शन करें, मतलब लोग चीजें बनाए, ना कि कोई एक जगह से काफी सारी चीजें निकले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ अंश, अमन। हाँ भैया, आ गया समझ में आ भैया। गया ना। तो इस चीज को मत भूलना कंजर्वेशन कभी भी। ऑफ पहले वाले का रिवीजन करा देते थोड़ा सी। क्या चीज?
रिवीजन करा दे तो थोड़ा सी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स से पहला थोड़ा देखो थोड़ा सा कंजर्वेशन कंप्लीट। ऑफ रिसोर्स में कुछ नहीं था, हम लोगों ने बस ये देखा था ना कि देखो रिसोर्स प्लानिंग एक कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब थोड़ी सी टफ प्रोसेस है, जिसमें आपको आपको रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस रीजन में कहाँ कहाँ रिसोर्सेज पाए जाते हैं। फिर आपको उसका सर्वे भी करना पड़ेगा। अगर जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ चलो ये जगह में तुम्हारा सोना पाया जाता है, लेकिन हर जगह तो सोना नहीं पाया जाएगा उस एरिया में, है ना। जैसे कोई बोल दे कि अफ्रीका में तुम्हारे क्या कहते हैं लेड बहुत अच्छे से पाया जाता है, तो क्या तुम पूरा अफ्रीका खोदने लगोगे क्या ना। फिर अफ्रीका का कोई छोटा सा पार्ट लोगे ना, तो तुम सर्वे करते हो, मैपिंग करते हो, है ना। फिर ये देखने की कोशिश करते हो कि वो जो चीज हम लोग निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी तो उसकी क्वांटिटी कैसी है वहाँ, है ना। कि मतलब अगर हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर डाल रहे हैं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, तो कुल मिला के हमारे पास क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर वो चीज नहीं है तो फिर हम वो चीजें नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग में ये सारे प्रोसेस को अपनाना सीखा है। समझ में आ गया ना। हाँ भैया समझ गया। है ना। तो ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीडिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। ठीक, चलो अब आ जाओ। अब देखो इंटरनेशनल लेवल में ना क्लब ऑफ रोम ने भी इसी बात को माना था कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन को लाना चाहिए, और इन्होंने सबसे पहली बार लेकर आए थे सिस्टमेटिक वे में 1968 में। फिर 1974 में तुम्हारी गांधीयन फिलोसफी आई थी, जिन्होंने तुम्हारा समुच्चर एक एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा था कि क्या कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब छोटा ही मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मतलब कम वैल्यू, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन ना करके अगर हम थोड़ा प्रोडक्शन करते हैं तो वो ज्यादा ही खूबसूरत होगा। तो ये जो तुम्हारी लाइन है ये उसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। तुम इसको पढ़ोगे खुद समझ जाओगे। चलो पढ़ो। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian मतलब philosophy 1968 में तुम्हारा क्लब ऑफ रोम हुआ था। और अगर जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि ये क्लब ऑफ रोम किस चीज के लिए था, तो तुम बोल सकते हो कि सर ये रिसोर्स प्लानिंग के लिए था। किसके लिए था, रिसोर्स प्लानिंग के लिए। और अगर जैसे कोई बोल दे कि ये समुचर जो है तुम्हारा समुचर है, जो कि तुम्हारी एक स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब में लिखा गया, किताब किसने लिखी, तो तुम बड़े आसानी से बोल सकते हो कि वो गांधी जी ने लिखी है। और अगर वो तुमसे बोले कि ये मतलब समुचर जो तुम्हारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब में गांधी जी ने लिखा है, इसमें बेसिकली किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो वो किसी और चीज के बारे में नहीं, वो तुम्हारा रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इतना समझ में आ गया। हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी देखो उनकी किताब भी हम्म, देख लेते हैं ना, क्या है तुम उनकी किताब का नाम, स्मॉल इज, ब्यूटीफुल। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल ना। ये देखो इन्होंने ये लिखी थी, अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इफ पीपल मैटर्स, ना। मतलब इन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर बातें की थी कि अगर इंसान इतने मैटर्स करते हैं उस चीज में। ठीक, ये देखो ना, अरे भैया मेरे पास भी रखी हुई है एक साइकोलॉजी ऑफ मनी करके। मंगा तो रही थी अच्छा, पर पढ़ी नहीं जा रही है। ये समुच्चय, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल इकोनॉमिक इफ पीपल मैटर्स, है ना। अगर इंसान अगर मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करेगा इकोनॉमिक्स का, तो वो छोटी चीज भी काफी खूबसूरत हो सकती है। समझ में आ गया। हाँ भैया। चलो हाँ ठीक, भैया। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। अरे सुनो, मैंने गलत पढ़ दिया था। मैंने अभी तक गलत बोल दिया था क्या, मैंने क्या, वही मुझे लगा कि यार ये गलत बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ा नहीं मैंने, वर्ब नहीं ध्यान से देखी। ये जो समुच्चर है ना, ये समुच्चर है तुम्हारे मतलब क्या है, तुम्हारे मतलब राइटर है, इन्होंने मतलब एक किताब लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया था, गांधीयन की फिलोसफी के बारे में बताया था। जो गांधीयन फिलोसफी किसके बारे में बात करती है, तुम्हारी रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात करती है। आप समझ में आ गया इतना। मतलब समुच्चय तुम्हारे एक मतलब क्या कहते हैं एक राइटर का नाम है, जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब लिखी, जिसमें उन्होंने गांधीयन फिलोसफी के बारे में लिखा है। और वो गांधीयन फिलोसफी के बारे में क्या चीज लिखी गई है, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में लिखा गया। किस चीज के बारे में लिखा गया, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। आप समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया। आ गया ना। अब चलो आगे बढ़ो। The द seminal सेमिनल, हाँ contribution with पढ़ो पढ़ो। respect to resource conservation of at the global level was made by the भैया ये क्या लिखा है? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रंटलैंड शायद तुम्हारी Education of India। स्विट्जरलैंड की एक जगह है, तो कुछ देखने को। ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड लोकेशन, आ ठीक है। तो गया था भैया। हाँ वो तो मैं समझ गया था। ठीक है, स्कॉटलैंड में जगह है, ठीक है, यूके में जगह है।
ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। 19 उसमें मतलब ये चीज है, ठीक है। तो मतलब पहली बार मतलब क्या कहते हैं ग्लोबल लेवल में रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर देखो सबसे पहला क्या क्लब ऑफ रोम ने एडवोकेट किया कि यार नहीं नहीं भाई रिसोर्स कंजर्वेशन तो होना ही चाहिए। फिर 1974 में समुचर ने अपनी किताब लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल और उन्होंने बोला कि गांधीयन फिलोसफी को हम लोग को आगे लेकर जाना चाहिए जिसका मतलब है रिसोर्स कंजर्वेशन को आगे लेके जाना चाहिए। फिर उसके बाद पहली बार एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। क्या नाम था उसका? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में, है ना। जिन्होंने बोला कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी आगे लेके जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही मेन एक चीज है जो तुम्हारी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर बारे में बात करती है कि अगर हमको ऐसी चीजों को इस्तेमाल करना है कि हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लोग हैं उस चीज को भी यूटिलाइज कर सके। पानी आज की भी जरूरत है, आने वाले कल की भी जरूरत है। तो कल को अगर हम लोग कोई फैक्ट्री डालते हैं तो हम लोग उसको ऐसे डालें, ऐसे यूटिलाइज करें कि आने वाला जो हमारे कल के लोग हैं उसको भी वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो तुम्हारी रिपोर्ट है ना ब्रेंट लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987, इन्होंने ही मतलब क्या कहते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और बोला था कि कैसे हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं। और ये जो मतलब क्या कहते हैं ब्रेंट लैंड कमीशन रिपोर्ट है ना। और जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, इन्होंने अपनी बाद में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। क्या लिखा था? अवन कॉमन फ्यूचर। उसमें इनमें और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई थी। इसी के बाद तुम्हारा क्या हुआ था? अर्थ समिट हुई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। याद आ रहा है? हाँ 1992 हाँ, में, ये वो है एजेंडा ना। 21 ना। हाँ, जिसमें मतलब क्या कहते हैं 200 से ज्यादा कंट्रियां थी। तब वहां बात की गई थी यार हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब देखो कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने बोला यार रिसोर्स कंजर्वेशन होना चाहिए। तो फिर समुचर ने 1974 में क्या किया, एक किताब लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल और उसमें गांधीयन फिलोसफी में लिखा, गांधीयन फिलोसफी की लिखी मतलब गांधीयन फिलोसफी मतलब जो गांधी जी सोचते थे, है ना, विचार रखते थे उस मतलब वो चीज। तो गांधी जी क्या सोचते थे कि रिसोर्स कंजर्वेशन होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर मान लो कि जब ये सारी चीजें होने लगी, समुच्चर तुम्हारे मतलब इंटरनेशनल वो थे, क्या कहते हैं तुम्हारे राइटर थे, तो जिसकी वजह से इस चीज का इफेक्ट ज्यादा पड़ा। तब 1987 में क्या हुआ, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई और उन्होंने पहली बार मतलब क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया कि यार हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए ताकि हमारे आने वाला कल हो। लेकिन ये कोई लीगली तो था नहीं कि सारे लोग इस रिपोर्ट की बात मानेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, बाद में इसी चीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब क्या कहते हैं अपनी किताब में भी लिखा और लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश की। और किताब का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। और बाद में जब ये सारी चीजें होने लगी तो फिर जब प्रेशर बढ़ने लगा कि आपको सारी चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करना है, बर्बाद नहीं करना, वो सब नहीं करना, तब जाके फिर एक अर्थ समिट हुआ था तुम्हारा 1992 में ब्राजील में। या फिर हम लोग इसको अर्थ समिट के अलावा हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल अर्थ समिट। समझ में आ गया? इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो तब जाके तुम्हारा अर्थ तुम्हारा इंटरनेशनल अर्थ समिट में तुम्हारा क्या कहते हैं तुम्हारा ये आया था, क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप समझ में आया क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जर्नी हाँ भैया। भैया आई? लेकिन इस टॉपिक को पहले रखना चाहिए था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अरे फिर कोई नहीं, वो तो ऐसे। रिसोर्स प्लानिंग के साथ पढ़ा दी ना, कौन सा इतना बड़ा है, थोड़ी सी तो लाइन है। हाँ हाँ। अरे अभी कुछ नहीं यार, अभी अगर टाइम मिलेगा ना तो इसको हम लोग अभी बहुत अच्छे तरीके से पीपीटीज बना के भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे पढ़ो। आप देखो लैंड रिसोर्सेज में आते हैं मतलब कि यार हमने जान लिया कि हाँ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, अब हमें बचानी है चीजों को। तो अब बताओ लैंड भी तो एक रिसोर्स है। सबसे पहली चीज तो क्या, लैंड ही तो है ना। तुम चाहे जो कुछ खोदो, चाहे तुम किसी भी चीज के लिए कुछ भी खोदो, तो तुमको लिए तो लैंड तो जरूरी है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कोशिश करते हैं लैंड को बचाने की कोशिश करते हैं कि यार लैंड को कैसे बचा सकते हैं। उस लैंड में कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, है ना। लैंड में रिसोर्सेज क्या, लैंड में सॉइल पाई जाती है, क्या कोई पत्थर होता है, क्या कोई मेटल होता है, क्या कोई नॉन मेटल होता है, क्या, है ना, इस तरीके से चीजें। तो उन सारी चीजों को बताने की बात कर रहा है। तो लेकिन उससे पहले लैंड को ही बचाने की कोशिश करते हैं, क्या कहीं सॉइल इरोजन तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना, उसको कैसे बचा सकते हैं, किस सॉइल के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जानना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा लैंड रिसोर्स है। मतलब क्या चीजें में बचाना है, लैंड को बचाना है, लैंड के रिसोर्सेज को जाना है। और उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। चलो पढ़ो। Land resource. We lived on land. We perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Those land is a nature दो नहीं resource 10। of almost
importance. क्या बोल रहा है? It इसका मीनिंग क्या हुआ भैया अभी तक जितना पढ़ा? भैया मतलब कि हम लोग लैंड में रहते हैं और लैंड में हम लोग वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वेरी गुड। और डिफरेंट वेज अलग अलग तरीके से करते हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लैंड है वो भाई जैसे कि एज अ नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक में बहुत ही ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंट है ना? बहुत ही हाँ ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम्हारी नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में कर रहा है, कम्युनिकेशन में कर रहा है, और भी बहुत ज्यादा चीजों में कर रहा है। क्योंकि लैंड से ही सब चीजें मिल रही है ना? तो इसी वजह से लैंड एक हमारी कैसी है, एक एसेट है, एक ऐसा एसेट है जो कि फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है ना। ये भी चीज को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। मतलब अगर जैसे मैं लैंड की बात करता हूँ, तो लैंड मतलब ये नहीं होता कि यार तुम लैंड को कितना भी यूज कर सकते हो, कितना भी नहीं यूज कर सकते ना। अगर मैं लैंड के बारे में बात करता हूँ तो लैंड हमारी इतनी ही है जितना हमको एक कॉन्टिनेंट दिख रहा है। क्या इसके अलावा क्या हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं क्या लैंड रिसोर्स? नहीं कर सकते ना। यहाँ तो सी है ना, यहाँ तो सी हो रखा है। तो जहां जहां लैंड है उतना ही कर सकते। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि लैंड रिसोर्स कैसा है, तुम्हारा एक फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है ना, जिसका यूटिलाइज एक काउंट काउंटेबल किया चीज जाता है, है। काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर जैसे मैं बोल दूं विंड रिसोर्स, तो विंड रिसोर्स क्या चीज तुम्हारी फाइनाइट नहीं भैया है ना? इनफानाइट वो होगा। इनफाइनाइट है ना। वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो हवा आएगी जाएगी, वो सारी चीजें हैं। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज है कि वो डेफिनेट है, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैंड को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें अपने केयरफुल प्लानिंग में, है ना? अगर खराब तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। अब ये तो यही लिखा है कि लैंड एक ऐसा एसेट है जो एक फाइनाइट एसेट है ना? उसकी एक मैग्नीट्यूड बनी हुई है कि भाई वो 10 किलोमीटर तक लैंड है, या 50 किलोमीटर, या 50,000, 50 लाख किलोमीटर तक लैंड है, उससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए कभी भी कोई भी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, दिमाग खोल के केयरफुल प्लानिंग के साथ करना है ताकि वो लैंड खराब ना हो। समझ में आ गया? और अब अगर मैं इंडिया की बात करता ना, तो इंडिया में देखो लैंड तो है, लेकिन लैंड एक जैसी लैंड नहीं है हमारे इंडिया में। एक जैसी लैंड नहीं है, लैंड बदल रही है। कुछ जगह तुम्हारे क्या कहते हैं माउंटेन पाए जाते हैं, कुछ जगह प्लेट्यू पाए जाते हैं, कुछ जगह प्लेन पाए जाते हैं, और कुछ जगह आइलैंड पाए जाते हैं। अब मुझे बता सकता है ये तुम्हारा प्लेट्यू और प्लेन कैसा दिखता है? अच्छा, माउंटेन और प्लेट्यू में अंतर क्या होता है बताओ मुझे। अंश बताओ बेटा। भैया जब भैया जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट वो होती हैं, ठीक है, बोलो। तब माउंटेन बनता है। और वेरी गुड। प्लेट्यू भैया चारों तरफ से घिरा हुआ एक जगह होती है। देखो माउंटेन बड़े होते हैं, प्लेट्यू छोटा होता है, बस इतना जान लो। हाँ समझ में आ गया? वही वही। माउंटेन अभी तुम इतना जानो, बाद में जब तुमको इस सारी चीजों के बारे में बताएंगे तब तुमको पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक, अभी देखो तुमको दिखाते हैं माउंटेन वर्सेस प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू इमेज। ठीक, ये देखो ना, माउंटेन तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा होता है और तुम्हारा प्लेटू थोड़ा सा छोटा होता है। और प्लेटू थोड़ा ऊपर से फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब चिकना टाइप का, मतलब उस टाइप का। मतलब ये देखो ना, ध्यान से देखो, दिख रहा है ये कैसा है? तुम इसको क्लाइम कर सकते हो प्लेट्यू को, लेकिन माउंटेन को क्लाइम करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। समझ में आ गया ना? तो हमारा इंडिया जो है ना काफी डाइवर्स है। हमारे यहाँ प्लेटू भी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ माउंटेन भी पाया जाता है, प्लेन एरिया भी पाया जाता है, जैसे अपना कानपुर हो गया, यहाँ कोई पहाड़ नहीं। आइलैंड भी पाया जाता है ना? लेकिन अगर इतनी जगह पाई जाती हैं, तो अगर ये देखा जाए ना, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास 43%, मतलब अगर 100% में 43% हमारा जो लैंड एरिया है वो एकदम प्लेन है। मतलब बहुत ज्यादा हिस्सा हमारा कैसा है? प्लेन है ना? और प्लेन एरिया में ही बड़े आसानी से हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज कर सकते हैं। पहाड़ों में इंडस्ट्री डालना टफ होता है ना बेटा, वहां सामान ले जाना, वहां सामान पहुंचाना, ये सब करना बहुत टफ हो जाता है। तो प्लेन एरिया जितने होते हैं वहां थोड़ा ज्यादा आसान होती चीजें। तो अगर बात की जाएगी प्लेन एरिया हमारे इंडिया में कितना परसेंट है, तो केवल 43% ही है ना? और अगर माउंटेन माउंटेन की बात की जाएगी तो माउंटेन हमारे 30% है ना? कितना है? 30% है। और इसी माउंटेन से हमारी काफी सारी नदियां निकलती हैं, है ना? यही यही तुम्हारा माउंटेन क्या कहते हैं, तुम्हारे टूरिज्म को भी सपोर्ट करता है। इकोलॉजिकली एक्सपेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है, जड़ी बूटियां हो गई, वो सारी चीजें हो गई, इन सब में हो गया। प्लेटू रीजन की बात की जाएगी तो यहाँ तुम्हारे 27% प्लेटू एरिया है। और इस प्लेटू एरिया में तुमको काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे तुम्हारे लिथियम हो गया, ये सारे हो गए तुम्हारे, तुम्हारा आयरन हो गया, तुम्हारा क्या कहते हैं सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब मिलता है।
फॉसिल फ्यूल मिल जाता है तुमको, है ना। जैसे तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारा कोयला हो गया, ये सब हो गया। इवन तुम्हारे फॉरेस्ट भी मिलते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा छोटा नागपुर प्लेटो, है ना, ये जो कि तुम्हारा छत्तीसगढ़ में, इन सब में। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो, हो सकता है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा क्या चीज है, प्लेन एरिया, मतलब तुम्हारा प्लेन एरिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेन एरिया ही हर चीज हमको प्रोवाइड करता है। प्लेन एरिया हमको सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है कि हम लोग एग्रीकल्चर कर सकें, इंडस्ट्रीज डाल सकें। माउंटेन एरिया हम लोग को नदियां देता है, टूरिज्म देता है, इकोलॉजिकल सपोर्ट करता है। और जो हमारा प्लेटू रीजन है जो कि 27% है, वो हमको मिनरल्स देता है, फॉसल फ्यूल देता है, फॉरेस्ट देता है। तो ये आपस में कितना एक दूसरे से इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसी वजह से हम लोग को लैंड को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। कैसे करना चाहिए, लैंड को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। जो लॉ हमारे प्लेन एरिया के लिए आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो लॉ हमारे माउंटेन एरिया के लिए उतने अच्छे हों। समझ में आ रहा है ना। इतना आया कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया। तो अच्छा आ देखो, गए अगर आ जैसे गए सर। अगर अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा वो जो प्लेन एरिया है वो कितने परसेंटेज है। वो है 43% है ना। कितना, 43 पर। 43% है ना। और वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है बताओ। कि हमारे किस किस काम में आता है प्लेन एरिया। एक एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, भैया एग्रीकल्चर में आता और रहने में भैया, लिविंग में। इंडस्ट्रीज में आ गया, है ना, इन सब में आ गया। और ये प्लेन एरिया होगा। अब मैं अगर माउंटेन की बात करता हूँ, तो माउंटेन हमारे पास कितना एरिया है, 30% है ना। कितना है, 30% है ना, 30%। और 30% माउंटेन हम लोग को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। एक टूरिज्म ये हो गया, वाटर। वाटर, वेरी वाटर। गुड। रिवर्स हो गया, और टूरिज्म हो गया, और इकोलॉजिकल सपोर्ट, है ना, इकोलॉजिकल सपोर्ट, ना, जीव जंतु, ये सारी चीजें, है ना, ये सब हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात कर देता हूँ, फिर तुम्हारा बचता है, जो कि क्या बचता है तुम्हारा, 27%। वो बचता है ना, इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 27 ही आएगा। तो जो तुम्हारा बचता है प्लेटू एरिया, है ना, कितना, 27%। तो उस 27% से हमारा भारत उस चीज को कैसे इस्तेमाल करता है, एज अ मिनरल्स निकालने में, और क्या क्या चीज निकालने में, बताओ बेटा, सोचो। फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, और सोचो। और भैया बाकी। फॉरेस्ट भी है ना, फॉरेस्ट भी है, मतलब और भी चीजें इस्तेमाल की जा सकती है ना। ये चीजें, कुछ चीजें इंटरलिंक भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेटो से नदियां नहीं निकलती। तुम्हारी नर्मदा रिवर भी तो छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है। तो यहाँ भी रिवर हो सकता है। लेकिन अगर मेजर पोर्शन ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा किस कौन से प्लेटो से पानी आता है या तुम्हारा माउंटेन से आता है, तो नो डाउट तुम माउंटेन ही बताने वाले हो उसका आंसर, है ना। समझ में आ गया ना। तो ये चीज हो गया। तो अब हम बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे, लैंड यूटिलाइजेशन की। कि भाई लैंड को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखो ये टॉपिक है, ठीक। चलो आ जाओ। तो सबसे पहला पढ़ो लैंड यूटिलाइजेशन को, कि हम लोग लैंड रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ, मतलब हम लोग किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। लैंड यूटिलाइजेशन ये तो हमने देख लिया कि हम लोग को पहाड़ हमको क्या देता है, प्लेन एरिया क्या देता है, प्लेटू हमें क्या देता है। लेकिन हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो उस चीज को देखना कि अब लैंड यूटिलाइजेशन क्या चीज है। और चलो पढ़ो उसको बेटा, पढ़ो। Land resources are used for the following purpose: हम्म। forest, फॉरेस्ट land बनाने not काम में आता है कि नहीं available. आता है, जैसे मान लो, हाँ भैया। है ना, फॉरेस्ट बनाने काम में आता है। आगे, Land not available for cultivation, barren and बैरन एंड wasteland. वेस्टलैंड। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर जैसे मान लो कि कहीं लैंड नहीं है, तो फिर हम लोग उसको लैंड दे सकते हैं कि ताकि वो जो बैरन और वेस्टफुल लैंड है, हम उसको मतलब क्या कर, मतलब समझ रहे हो। जैसे मान लो कि कोई लैंड है जो कि कल्टीवेशन के हिसाब से नहीं सही है, लेकिन अगर हम लोग उसमें मतलब थोड़ा सा खाद डालें, उसको थोड़ा सा संजो या वो करें, तो हम उसमें जान डाल सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारी बैरन और वेस्ट लैंड है, हम उसको बड़ा ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जो लैंड है, अगर जैसे मान लो कि वो बैरन ही पड़ी रहेगी, वो खराब ही पड़ी रहेगी, तो फिर हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए तो भी डाल सकते हैं। जैसे हम लोग उसमें बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर के बगल में दो जमीनें हैं, दोनों बराबर एरिया की हैं। एक जमीन में तुम्हारा खाना वगैरह, खेत वगैरह सब उग सकता है, और दूसरे उसमें कुछ भी नहीं उग सकता। और तुमको लैंड को यूज करना है। अब तुमको मतलब घर बनाना है, तो तुम घर किस में बनाना पसंद करोगे, उस लैंड में जिसमें मतलब क्या कहते हैं, उपजाऊ जमीन है, या वो उस लैंड में जो मतलब जिसमें कुछ नहीं उगता। भैया उपजाऊ जमीन में जो वहां पे उग सकता है। अबे तो घर किस में बनाना पसंद करेगा। अरे वो उसमें जिसमें नहीं उग सकता है। हम्म। हमने तो। क्यों, क्योंकि तुम लोग उसको लैंड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाह रहे हो, है ना, ये चीज है।
तो अब आगे बढ़ो। अमन पढ़ो। हाँ भैया। पढ़ थर्ड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब देखो क्या बोल रहा है कि जैसे कुछ लैंड होती है तुम्हारी बैरन और वेस्ट लैंड होती है, मतलब जिसमें कुछ ज्यादा चीजें उगाई नहीं जा सकती, जो होती ही नहीं है ना। कुछ और भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स होती हैं, मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड जिनमें मतलब कुछ उगाया नहीं जा सकता। अगर हम फॉलो लैंड को हटा दें, फॉलो लैंड वो होती है जैसे मान लो कि जब हम लोग किसी एक जमीन में एक दो साल से काफी खेती कर रहे होते हैं तो जमीन भी थक जाती है, उसके भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ साल के लिए, एक साल के लिए, डेढ़ साल के लिए लैंड को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि वो अपने आप से उस चीज को हील कर सके। समझ में आ रहा है ना, हील कर सके। तो अब वो लैंड कैसी होती है बेसिकली, वो उसमें जब घास वगैरह उगने लगती है तो ऐसा हम उसको ग्रेजिंग और पैस्चर लैंड बना सकते हैं। मतलब जीव जंतु मतलब वहां जा सकते हैं, वहां उसको खा सकते हैं, जैसे हमारे भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरियां हो गई, ये सारी चीजें हो सकती है ना। या फिर मान लो कि हम लोग क्या कहते हैं, कुछ मतलब ट्रीज लगा सकते हैं, है ना। ट्री लगा दिया उस जगह, है ना, ये सारी चीज लगा दी, है ना, जो कि मतलब तुम्हारे नेट जोन एरिया में नहीं आती, मतलब लगा दी तो लगा दी, बस वो वाली चीजें, है ना। ये चीज हो गया। ठीक, याद रख लेना इस चीज को। या फिर एक ऐसी कल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब जो तुम्हारी, मतलब एक ऐसा वेस्टलैंड जो 5 साल से ज्यादा मतलब रखी है, उसी को हम लोग फॉलो लैंड बोल देते हैं। फॉलो लैंड कौन सी होती है? जो मान लो कि 5 साल से हम लोगों ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हमने उसको 1 से लेकर 5 साल तक उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको हम लोग फॉलो लैंड बोलते हैं। अब चौथा पढ़ो, खुद ही समझ जाओगे। चौथा पढ़ो। Follow land, current हम्म। follow, left without cultivation for one or less than one agriculture year, तुम other समझ रहे than हो? अब current देखो क्या follow। बोल रहा है। देखो, फॉलो लाइन दो टाइप्स भैया की होती वही। है। एक होती है करंट, मतलब करंट फॉलो लाइन कौन सी होती है? जिसको हमने छोड़ दिया, लेकिन मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर मतलब हमने फिर से उसमें खेती करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब अगर मान लो कि और कोई मतलब इसके अलावा क्या, अगर जैसे मान लो फॉलो लाइन और कोई टाइप की भी थी, हाँ। करंट फॉलो लाइन के अलावा भी एक होती है वो, जब हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर को 1 से लेकर 5 साल तक के लिए छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 से लेकर 5 साल तक के लिए भी छोड़ देते हैं। तो पढ़ो उसको, नीचे वाला बी वाला। Other than current flow left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप देखो, अब मेरे को बताना, ठीक है, तुम लोग खुद बताना। अगर मैं लिख देता हूँ फॉलो लैंड, अगर मैं फॉलो लैंड लिखता हूँ तुम्हारी करंट लैंड, तो करंट लैंड कितने से कितने साल तक हम लोग नहीं छेड़ते? बताओ। भैया लेस देन 1 year। ठीक है। और अदर करंट एक लैंड्स साल के मतलब बाद इसके अलावा फिर 1 to 1 to 5। भैया past 1 to 5 years। 5 ईयर्स, है ना, ये चीज हो गया। अब अगर मान लो कि हम लोग 5 साल से ज्यादा उसमें खेती नहीं कर रहे हैं, तो हमको उसकी वजह जाननी होगी। अगर जैसे मान लो कि वो अनबैरन बैरन लैंड है ना, वेस्टफुल लैंड है, तो फिर हम लोग उसमें खेती कर ही नहीं सकते, है ना, ये भी चीज हो जाता है। अब आ जाओ नेट सोन एरिया। सोन मतलब होता है कि मतलब जहाँ हम लोग खेती करते हैं, जहाँ हम लोग जमीन में जैसे बोलते नहीं कि जो तुम बोगे वही तुम्हें मिलेगा, सोन मतलब वही होता है बोना। तो वो एरिया जहाँ हम लोग चीजें बोते हैं, मतलब वो नेट सोन एरिया। हमारे पास हो सकती जमीनें बहुत हों, जैसे किसी किसी के पास होती 50 बीघा जमीन, लेकिन 50 बीघा जमीन वो खेती नहीं करता। वो खेती कितने में करता है? केवल 5 बीघा जमीन में खेती करता है। तो उसके हिसाब से उसका नेट सोन एरिया कितना होगा? 5, है ना, 5 एकड़ लैंड होगा, वो चीज हो गया। तो इसको पढ़ो। Net sown area, the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। क्या समझ में आया? भैया मतलब कि जहाँ पे हम लोग फिजिकली लैंड को वो बढ़ा सकते हैं हम्म, बताओ और बेटा उसमें अंश। हम लोग। भैया हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, नेट सोन एरिया का मतलब वो होता है, सोन अरे मतलब हाँ क्या भैया होता है? समझ में आ गया, समझ में आ गया। बताओ। भैया ये जो नीचे वाला है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक से ज्यादा साल तक का जो वो होता है ना, एग्रीकल्चर होता है जिस लैंड पे, हम्म। उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। नहीं, सुनो मेरी और बात सुनो। मतलब जितना जैसे मान लो कि तुम्हारे पास हार्वेस्ट 10 बीघा जमीन मतलब। है। सुनो सुनो, तुम्हारे पास हम्म। 10 बीघा जमीन है।
10 बीघा जमीन को तुमने उसमें मतलब खेती नहीं की, तुमने कितने जमीन में खेती की, 5 बीघा जमीन में खेती की, तो तुम्हारे लिए नेट सोन एरिया क्या हो गया? भैया 5 बीघा जमीन में जो की पांच है। बीघा हो पाँच गया ना, बीघा 5 बीघा हो गया। तो वो बस यही बोलना चाह रहा है कि नेट सोन एरिया का मतलब होता है फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब इतना लैंड का एरिया जिसमें आपने क्रॉप को हार्वेस्ट किया हो, मतलब क्रॉप को निकाला हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब तो वही हो गया ना कि मतलब आपने जितने भी खेती की है, तो वही आपका हो जाता है नेट सोन एरिया। अब अगर मान लो कि यही एरिया, यही आपने जो मतलब जिस जिस जितने एरिया में आपने खेती की है, अगर आप उसे 1 साल से ज्यादा कर लेते हो उसी एरिया में, तो फिर हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या बोल देते हैं उसी चीज को? ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा खेत है, लेकिन तुम यही खेती कर रहे हो, मतलब यही तुम्हारी हार्वेस्टिंग हो रही है, तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे बताओ? ये नेट सोन तो एरिया। यह इसको नेट क्या का बोल दोगे? नेट। नेट जोन एरिया बोल दोगे। अब मान लो कि तुमने यहाँ 1 साल से ज्यादा खेती कर दी, तो क्या बोल दोगे? देखो फसल कितने महीने की होती? 4 महीने की होती कि नहीं होती, बताओ मुझे। हाँ हाँ भैया। भैया। 4 महीने की होती है। लेकिन जैसे 4 महीने खत्म हो तुमने दूसरी फसल डाल दी, जैसे 4 महीने खत्म हुए तुमने तीसरी फसल डाल दी, तो 1 साल हो गया। 4 4 8 4 हाँ 12, 12, हाँ हो गया। और मान लो फिर तुमने कर दी, तो मतलब 1 साल से ज्यादा तुमने इसी जगह नेट सोन एरिया में खेती कर ली ना। हाँ भैया। तो अब हम उसी को बस बोल देते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। क्या बोल देते हैं? ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया। एरिया। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे उसे? ग्रॉस क्रॉप ग्रॉस एरिया। क्रॉप एरिया। ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुमने यहाँ खेती कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है अगर तुम इतने 1 1.5 साल से तुम खेती कर रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ क्या होगा? तुम्हारे यहाँ की मिट्टी की उपजाऊ चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, मुझे बताओ। चली जाएगी ना? हाँ हाँ तो हाँ भैया। तुमने भैया, सोचा सारी यार मिट्टी अब मैं क्या यहाँ है। नहीं खेती करूंगा, अब मैं इस एरिया में खेती करूंगा। तो जब तुम इस एरिया में खेती करोगे, तब तुम इस एरिया को छोड़ दोगे ना, लीव कर दोगे ना। हम्म। हाँ भैया। अब हो सकता है कि अगर जैसे मान लो कि तुमने उसको 1 साल के लिए छोड़ा, तो ये जो तुम्हारी लैंड होगी उसको बोला जाएगा करंट फ्लो लैंड। क्या बोला जाएगा? करंट वाले। करंट करंट फॉलो फ्लो लैंड। लैंड। करंट। करंट फॉलो लैंड, फॉलो इसी को बोला जाता है करंट फॉलो लैंड। अब अगर मान लो कि तुमने 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ दिया, तो इसको भी फॉलो लैंड ही बोला जाएगा, लेकिन कैसा बोला जाएगा? अदर। अदर देन करंट अदर फॉलो कर। लैंड, है ना? अदर देन। अदर करंट लैंड, है ना? ये हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप समझ में आया? हाँ भैया। हाँ आ गया। चलो ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा लैंड पैटर्न इन इंडिया, कि हम लोग लैंड को किस पैटर्न पे हम लोग यूज करते हैं, है ना? क्या क्या यूज करने का तरीका है, उसकी टोपोग्राफी के अनुसार, उसके सॉइल टाइप के अनुसार, ये सारी चीजें ना। तो अभी देखो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर जैसे ये देखो, अगर मैं 100% की बात करते हैं, यहाँ 100% की बात हो रही है, तो तुम देखो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है? फॉरेस्ट। बताओ, ध्यान दो। सबसे ज्यादा कलर कौन सा लग रहा है इसमें देखने में? भैया ग्रीन ग्रीन। एरिया अंडर अनकल एरिया अंडर नॉन, नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। है ना? तो इसका मतलब है कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा एरिया तो वही है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चरल यूज कर ही नहीं सकते, जिसको, है ना, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल नहीं के पर। भैया, नेट सोन एरिया है भैया, कलर ध्यान से देखिए। नेट हाँ सोन देख, एरिया है। अच्छा नेट सोन एरिया, सॉरी, हाँ। कौन सा है तुम्हारा? नेट सोन एरिया मतलब, नहीं वो बगल वाले का है ब्रो। भैया अच्छा वो पूरे उसका ही है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, पूरे उसका जनरल ही लैंड है। यूज कैटेगरी। भैया ये अलग है क्योंकि इसमें भी ये नहीं भैया नहीं, यूजर सुनो अलग सुनो अलग सुनो, है। अब दो वही। तो है, 1960 और 1960। ये हाँ देखो, तीनों ये एक क्या है है, भैया। ये तुम्हारा मतलब उसका एरिया, मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा 1961 से 1961 चल रहा था, समझ रहे हो ना? ये तब का बताने की कोशिश कर हाँ रहा है हाँ कि तब हाँ तुम्हारे भैया। पास क्या क्या चीजें थी। हाँ भैया। तो तुम देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड सबसे ज्यादा थी, मतलब जिसमें हम लोग खेती करते ही नहीं थे, है ना? हम लोग जिसमें ज्यादा खेती करते ही नहीं थे। फिर उसके बाद ठीक है। फॉरेस्ट हमारे पास सबसे ज्यादा था। क्या था? फॉरेस्ट सबसे ज्यादा था। फिर फॉरेस्ट। उसके फिर अगर उसके बाद बात की जाए, तो फिर हमारे पास बैरन और अनकंसिडरेबल वेस्ट लैंड होती थी। समझ रहे हो? मतलब देखो, हम लोग एग्रीकल्चर इस्तेमाल कर सकते थे, 45% पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते थे, लेकिन हम लोग करते ही नहीं थे, है ना? ये 12% जो है ना, इसमें हम लोग खेती नहीं कर सकते। ये मतलब खेती करने लायक ही नहीं है। 45% में हम लोग खेती कर सकते थे, लेकिन हम लोग करते ही नहीं थे। और 18% तो वो एरिया हो गया जो उसमें फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है। और फिर ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो ये 4.71,
ये तुम्हारा एरिया कौन सा है जहाँ मतलब क्या कहते हैं फॉलो लैंड है, मतलब छोड़ दिया, तो वहाँ जो छोटी छोटी घास होगी तो वो तुम्हारी गैस्टर्स के लिए है ना, ग्रेजिंग के लिए, पेस्चर्स के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया। और इन सब के अलावा, अगर इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो ये जो ऑरेंज लैंड है, ये तुम्हारी कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, मतलब वही फॉलो लैंड टाइप के मान लो, इन सब चीजों को मान लो, ठीक है। फॉलो लैंड देखो ये ब्लू कलर की हो गया, है ना। तो अगर देखा जाए तो करंट नेट सोन एरिया अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा 4.95 है। कितना है तुम्हारा? 4.95। मतलब हम जितने में खेती कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या 1960 से लेकर 2019 से 20 तक में क्या हमारा मतलब क्या कहते हैं लैंड बढ़ा कि नहीं बढ़ा जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं? नेट सोन एरिया बताओ मुझे। हाँ भैया, बड़ा है। हाँ भैया, नहीं हाँ, बताओ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भैया, कल्चरल। ये है ना तुम्हारा बेटा, देखो ध्यान से, ये ग्रीन कलर का है कि ना। पहले कितना? नाइन। अब पहले कितना था? 4.95। अब कितना हो गया? 95। है ना, तो इसका नाइन मतलब, पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया? भैया, बड़ा है। बड़ा है। और ये हमने कहाँ से एरिया एक्वायर किया है? ये हमने एक्वायर किया तुम्हारा ये बैरन लैंड से, जो कि एक तरीके की तुम्हारी अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है। उसको हमने खेती मतलब उसको उपजाऊ बनाकर उसमें पानी डालकर ये सब डाल के उसका इस्तेमाल किया है ना। और इसी के साथ साथ अच्छा मुझे बताओ, क्या हमने फॉरेस्ट एरिया को भी बढ़ाया है? हाँ भैया, फॉरेस्ट एरिया भी बड़ा है। फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ा है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो चीजें हैं अब हम उन चीजों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अमन हाँ समझ में, भैया। आशीष समझ में आया, अंश समझ में आया? हाँ भैया, आ गया आ गया। इतना है कि नहीं है? ये एक बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ो स्टार्टिंग से, ये लैंड यूज पैटर्न है। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technology capability, and cultural and traditional, etc. क्या बोल रहा है? बस यही बोलना चाह रहा है कि देखो लैंड यूज जो है ना, वो भाई दो चीजों पे निर्भर करता है। पहला तो तुम्हारा फिजिकल फैक्टर, कि मतलब वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है वहाँ की। और दूसरा जो फैक्टर है वो तुम्हारा ह्यूमन फैक्टर है, कि भाई वहाँ पॉपुलेशन है कि नहीं है करने के लिए, कि बस लैंड ही लैंड पड़ी हुई है। और अगर अगर मान लो पॉपुलेशन है तो उस हिसाब की टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, कि नहीं है। कि मान लो कि हमको किसी चीज को उगाने के लिए कोई मशीन की जरूरत होती है, आदमी भी है, लैंड भी है, मशीन नहीं है, दो भाई, है ना। उसके साथ साथ कल्चर और ट्रेडिशन भी होना चाहिए। पहाड़ में क्या पता तुम गन्ने उगाने लगो, पहाड़ में तुम लोग क्या पता नारियल उगाने लगो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो तुमको कल्चर भी इम्पोर्टेंट कर जाता है, कि जगह के अनुसार तुम्हारा कल्चर भी इम्पोर्टेंट है। तो लैंड यूज पैटर्न में दो चीजें ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट करती है, एक फिजिकल फैक्टर, एक तुम्हारा ह्यूमन फैक्टर। समझ में आ गया इतना कि नहीं है? पहले मुझे ये बताओ, भैया, आ गया। है ना, आ गया। तो अब ये देखो हाँ भैया। जियोग्राफी, अब देखो अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात की जाएगी तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना? थ्री 3.28 पॉइंट टू मिलियन स्क्वायर एट किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा होता है ये, है ना। लैंड यूज डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land as reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो Moreover, हम लोगों ने लैंड यूज डाटा जो तुमको दिखाया है ऊपर, ये पूरा नहीं है। ये तुम्हारा 93% के हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के रीजन है ना, हमने उनको बहुत अच्छी तरीके से अभी नापा नहीं है कि कहाँ तुम्हारा पैस्चर लैंड है, कहाँ तुम्हारी कौन सी लैंड है, कहाँ तुम्हारी कौन सी लैंड नहीं है। समझ में आ गया ना। और उसके हिसाब से अगर हाँ देखा भैया। जाए तो हमारे इंडिया में काफी सारा जो पार्ट है वो तुम्हारा क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यूके हो गया, चाइना ने स्काई जिन कब्जा रखा है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा जियोग्राफिकल एरिया तो है, लेकिन हम लोग इसका जो डाटा निकाला है, जो इसके ऊपर डाटा निकाला है, ये करेक्ट डाटा उतना है नहीं। क्यों?
क्योंकि एक तो हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट की भी ज्यादा चीजें अच्छे से कवर नहीं की। फिर ये 3.28 में वो वाला भी एरिया था जो तुम्हारा जम्मू कश्मीर का पीओके एरिया, जो पाकिस्तान ने भी कब्जा रखा है और चाइना ने भी कब्जा रखा है ना। तो वो ये ट्रू तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, ट्रू डाटा है नहीं जो ऊपर दे रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ यार। आप चलो नीचे एक्टिविटी बढ़ो। ये एकदम देखो मैं बोलता हूँ, सुनो सुनो, जैसे मान लो मैप से दिखाता हूँ, चलो है ना, मैप से दिखाऊंगा ये ज्यादा पीओके समझ। क्या होता है पीओके? यूपी होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या है तुम्हारा? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये देखो ये कैसा है तुम्हारा, ये एरिया जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर है, और ये एरिया जो है ये तुम्हारी चाइना के अंदर है। समझ रहे हो? और जो हम लोग ये बोल रहे हैं 3 पॉइंट कितना था, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हम इसको पूरा इंडिया ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इसमें हम पूरा इंडिया ले रहे हैं। ये हमने 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो आ रहा है, इसमें हम लोग पूरा मतलब इंडिया ले रहे हैं। लेकिन अब मुझे बताओ, जो हम लोग डाटा निकाल रहे हैं, अगर उस डाटा में ये एरिया तो इंक्लूड कर नहीं रहे, ये एरिया इंक्लूड कर नहीं रहे, ये एरिया भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो अब मुझे बताओ क्या ये डाटा एकदम ट्रू है, सही है जो हमने ऊपर देखा था अभी? नहीं है, नहीं सही है। नहीं है ना, सब है वो थोड़ा सा मतलब उतना अच्छे से है नहीं। हो जाता अगर मतलब क्या कहते हैं, अगर ये पीओके है ना, ये सारी चीजें हम लोग उनको ले सकते थे। अब जैसे इसको देखो, पढ़ो। Try एक्टिव to do a comparison between the two pie chart figure 1.4 given for land use and find out why the net sown area and the land under forest has changed from 1961 to 1920 very magically. क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ मुझे बताओ। भैया मतलब कि हम लोगों को कंपेयर करना, जो ऊपर दो चार्ट दिए हुए थे पाई कि चार्ट, इनको और क्या बोलते उसमें हैं, पाई पाई चार्ट बोलते चार्ट, हैं, है ना, पाई पाई चार्ट। चार्ट, वेरी गुड। कंपेयर करना है। और इसमें से हम लोगों को ढूंढना है भैया, पता करना है क्यों वो फाइंड आउट द, हम लोगों को ढूंढना भैया क्यों वो नेट सोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट वो चेंज क्यों हो गए थे 1960 में 61 से तो 2090 और 920 में। वेरी मार्जिनल, मतलब क्या कहने का मतलब बोला है कि अगर हम लोग 1960 का जो तुम्हारा ये पाई चार्ट बना था और जो 2019 से 20 का बना था, उसमें अगर हम लोग फर्क देखें, किसका फर्क देखें, नेट जोन एरिया का फर्क देखें और हम लोग लैंड अंडर फॉरेस्ट का देखें, तो हमें देखने को मिलेगा ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम ही है ना। अगर जैसे तुम देखने की कोशिश करोगे तो मुझे बताओ, ये जो इसमें से कौन सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके अंदर आता है, नेट जोन एरिया के अंदर कौन सा आता है? जैसे तुम्हारे 4.95 है, कौन सा है तुम्हारा? 4.95 है। और अगर तुम इसको देखोगे तो ये 4.95। 9.9 ज्यादा नहीं बढ़ा है, केवल 5% बढ़ा है। लेकिन अगर तुम उसको देखोगे, क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट को देखोगे, तो फॉरेस्ट 18% है, 18% से 23% बढ़ा है। तो ये कुछ ज्यादा नहीं बढ़ पाए हैं, है ना, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाए। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या हो सकता है? अदर चीजें घट गई, है ना, जैसे अदर चीजें और भी घट गई, जैसे हम और भी ले सकते हैं, जैसे फॉलो लैंड तुम्हारा बढ़ गया, या फॉलो लैंड थोड़ा फॉलोलैंड क्या हो गया, कम हो गया, है ना। फॉलोलैंड क्या होता था, मतलब जो हमने खेती की, खेती करके छोड़ दी, अब हम खेती करके छोड़ नहीं रहे, तो फॉलोलैंड बढ़ गया, है ना। हाँ करंट भैया, फॉलो बढ़ गया, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड भी भैया घट गया। है ना। अब देखो जैसे, अब ये चीज हो गया, हाँ वेरी गुड, है ना। तो जो चीज घट गई है वो चीज हमारे लिए नुकसान है, लेकिन ज्यादा ज्यादा वो नहीं होना चाहिए फिर। अब जैसे मान लो कि एरिया अंडर ट्री एंड क्रॉप्स, मतलब हम लोग जो ट्री के लिए छोड़ देते थे, समझ रहे हो ना, सबसे बड़ा एरिया किसने खाया है? ट्री एंड क्रॉप्स ने तो खाया। अगर तुम ध्यान से ट्री देखोगे, एंड नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा है। हाँ ये देखो, जैसे तुम ध्यान से देखो, ये कौन सा तुम्हारा है, ये 1.50 वाला, 1.50 वाला, मुझे बताओ ये कौन सा लग रहा है, तुम देख के बताओ। भैया 1.02 हो गया। ये तो कम हो गया ना, एरिया अंडर, है ना। ऑब्वियस सी बात है। देखो ध्यान हाँ से, भैया। मतलब ये क्या, जहाँ तुम लोग पेड़ पौधे लगाते थे, अब वो पेड़ पौधे ना लगा के तुम क्या कर रहे हो, उसमें खेती करने लगे, है ना। तो ये कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हम लोग जो चीज मतलब क्या कहते हैं, हम कोशिश कर सकते थे उस लैंड को उपजाऊ बनाने की जिस लैंड में डैमेज कर मतलब रहे कुछ अपने नहीं होता। एनवायरनमेंट को। हाँ, लेकिन हम लोगों ने किस चीज में कोशिश की, जिस चीज में ऑलरेडी चीजें हो रही। तो आगे बढ़ो। The land under permanent plateaus has also पेस्चर मतलब deteriorated. जहाँ जहाँ How? मतलब तुम्हारे
भैंस गाय ये सब जाते थे वो सब करने, है ना, वो सब भी डिक्रीज हो How गए। are we, how are we able to feed our herd cattle population on his postage land, and what are the कॉन्सिक्वेंस ऑफ, consequences of तो it? तुम इसको क्या Most मतलब समझ of में आ रहा the है? नहीं नहीं नहीं, बताओ इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली लाइन का मतलब बताओ। the land. लैंड, देखो भैया तुम ये ध्यान रहा से देखो, पहले ये बैगनी वाला देखो, 4.71 था। ये बैगनी वाला देखो 4.71 दिख रहा है, हाँ भैया। दिख रहा है ना, ये तुम्हारा कम हुआ कि नहीं हुआ, 4.71 से हाँ कितना हो भैया। गया, 3.42, 3.42। कम हो गया ना। तो अब मुझे बताओ पैस्चर लैंड किसको बोलते हैं, ग्रेजिंग लैंड, मुझे बताओ ग्रेजिंग लैंड किसे बोलते हैं, ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, ये चरना। चरना ना, तो चरता कौन है, इंसान चरते हैं जानवर चरते हैं, भैया जानवर। जानवर। जानवर चरते हैं ना। तो पैस्चर और, अगर मैं बोलता हूँ पैस्चर लैंड या फिर मैं ग्रेजिंग लैंड बोल देता हूँ, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, क्या है, भैया एक ही है ना। तो अब मुझे बताओ पहले जो जो जगह थी जो तुम्हारे जानवरों के लिए थी, चरने अरने के लिए, अब वो जगह कम हो गई, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे मुझे बताओ। भैया एनिमल अच्छे से फीड नहीं कर पाएंगे अपने। वेरी गुड, और अगर भी वो अच्छे से फीड नहीं करेंगे तो अच्छे से दूध वगैरह नहीं देंगे, जैसे गाय वगैरह हो गए। वेरी गुड, और गाय गाय। तो भैया भैया इंसानों को एडवांटेज बताना है दिक्कत है। डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज बताओगे ना बेटा, उनकी अगर लैंड कम हो रही तो डिसएडवांटेज ही बताओगे ना। एडवांटेज, अच्छा मुझे बता एडवांटेज क्या हो सकते हैं। भैया मतलब जितने भी फार्मर रहेंगे उनको जगह मिल जाएगी एग्रीकल्चर के लिए, और जितने भी इंडस्ट्री के ओनर एग्रीकल्चर। रहेंगे उन्हें इंडस्ट्री बनाने के लिए जगह मिल जाएंगी। ठीक है, ये बोल सकते हो, बट ये लेकिन अगर मान लो कि हमारे इसी चीज को तो तुमको सोचना है कि हम लोग को हर एक इंसान को आगे लेके चलना है, हमको समझ रहे हो ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल ना, उस किताब के अनुसार जो हमारी गांधीयन प्रिंसिपल ने बोला है कि मतलब यार हमको मतलब मिलियन लोगों से काम कराना है, ना कि एक जगह से मिलियन प्रोडक्ट निकालने हैं, है ना। तो उस चीजों पे ध्यान दो। अगर पैस्चर लैंड जगह वो जानवरों के लिए बनाई गई थी, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास आसपास खेत हुआ करते थे पहले, तो वहां जानवर आया करते थे, तो जानवर रहते थे चरते थे, अब मान लो उस जगह घर बन गया, अब तुम्हारे साथ आसपास कहीं जानवर दिखते हैं तुमको, नहीं दिखते ना। देखो एनवायरनमेंट के लिए नहीं। तुम्हारा तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी यूज होना अच्छा जरूरी है ना। अगर हम लोग लैंड जो तुम्हारी लैंड, जैसे तुमने बोला भैया इसमें हम लोग फैक्ट्री लगा सकते थे, बेटा पास्चर लैंड तुम्हारी एक तरीके की एग्रीकल्चर लैंड ही होती है, लेकिन अगर वो हम लोग केवल मतलब अपने जीव जंतु के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसमें एग्रीकल्चर के अलावा या फिर मतलब हम लोग जीव जंतु के अलावा अगर उसको नहीं करेंगे, अगर हम उसमें फैक्ट्री बना देंगे, तो फिर तो फैक्ट्री से हो सकता है पैसा है, लेकिन अगर जीव जंतु नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान हम ही को होने वाला है ना। अब आगे बढ़ो। Most of the other than the current follows lands are either of पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन poor ऑफ quality. सच लैंड इज हाई, क्या बोलना चाह रहा है, ये देखो फॉलो लैंड अदर देन करंट करंट फॉलो। देखो अगर मान लो कि कोई खेत तुमने एक साल के लिए छोड़ा है, अगर वो एक साल में अच्छा हो जा रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, या फिर वो खेत जो तुम जिसको तुमने कम से कम 1 से 5 साल तक छोड़ा, मुझे बताओ। भैया जिसे एक साल के लिए छोड़ा। एक साल के लिए छोड़ा है ना, तो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो करंट फॉलो कितना है, पहले के टाइम में कितना था, भैया पहले के टाइम में था। 12.01%। अबे क्या ढूंढ रहा है ये, करंट अरे फॉलो नहीं नहीं, 3.73% भैया, अरे 3.73, अरे। अब कितना है, 4.49%। हाँ अब मतलब थोड़ा सा बढ़ा है। अब मैं अगर बोलता हूँ कि फॉलो अदर देन करंट फॉलो, मतलब जिसको भैया तो ज्यादा, पहले 3.50 था और अब अब कितना, 3.67।
3.67 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? भैया हाँ बढ़ भैया। गया। बढ़ गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि अब जो हमारी जो लैंड की क्वालिटी थी वो कम हुई कि नहीं हुई? भैया कम हो गई सर। है ना, कम हो गई ना? क्यों? और उस पर तुम्हारे क्या कहते हैं, जिनको 5 साल लग रहा है उसमें हम लोग को और पैसा लगाना पड़ेगा, है ना? तो ये देखो, ये दिक्कतें आने लगी। अब आगे पढ़ो। Of such lands is very high and these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NASA in India comes to एनएसए, about नासा गधे। 54। भैया नासा ही तो होगा। एनएसए, अरे नेट, नासा ऐसे वाला भाई। वो नेट सोन एरिया है। एनएसए का फुल फॉर्म जो नेट ये है, ऑन एरिया। वो नेट सोन एरिया है। वो बताना ये चाह रहा है कि जो तुम्हारी फॉलो लैंड होती है, और जो तुम्हारी फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड, मतलब ऐसी लैंड जो तुम्हारी 1 साल के लिए छोड़ दी जाती है या फिर 1 से 2 साल के लिए छोड़ दी जाती है। लेकिन अगर तुम उसमें देखोगे ध्यान से, तो वो 1 या 2 साल में कम से कम एक बार तो खेती होती है कि नहीं होती? उसमें मुझे बताओ, होती है ना? भैया होती है ना? तो अब मुझे बताओ, अगर उसमें खेती हो रही है तो वो भी तो एक तरीके से तुम्हारा नेट जोन एरिया में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। है ना? तो अगर नेट जोन एरिया में आ जाएगा, तब अगर तब उसका परसेंटेज निकालेंगे तब वो तुम्हारा 54% आ जाएगा। मतलब पहले से ज्यादा आ जाएगा, है ना? तो अगर ये देखो, अभी तुम्हारा नेट जोन एरिया कितना है? तुम्हारा नेट जोन एरिया 9.64 है। कितना है? 9.64 है। तो ये तुम्हारा 54 तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 54 तक भी पहुंच जाता है ना? ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ो। The pattern of nets on area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and An- Andaman Nicobar क्या Islands. बोलना चाह रहा है कि जो तुम्हारा नेट जोन एरिया है, जैसे मान लो कि मैं अगर मैप दिखाता हूँ तुमको, तो मुझे इसमें बता सकते हो पंजाब किधर है? पंजाब हो गया तुम्हारा, एक और एग्जाम्पल, पंजाब हरियाणा हो गया। क्या है बताओ इसमें, पंजाब हरियाणा देख सकते हो किधर होगा? मुझे बताना पंजाब हरियाणा किधर है, ठीक है? पंजाब इसको बोलते हैं, हाँ भैया। गधे इसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं, इसको पंजाब बोलते हैं। इसको क्या बोलते नहीं हैं? बोलते। हाँ, वही तो इसको भैया, बोलते वही हैं। बताने जा रहे पंजाब थे। इसको पंजाब भाई। बोलते हैं। तो अब देखो, अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में 80% तक की जो जगह है उसमें खेती होती है। मतलब अगर जैसे देखा जाए, जैसे मान लो कि इतने एरिया में खेती होती है ना? इतने एरिया में खेती हो जाती है ना? तो अगर एरिया वाइज देखा जाएगा तो पंजाब एज अ स्टेट सबसे ज्यादा खेती करता है ना? पंजाब मतलब अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि इसके हिसाब से इसका परसेंट, अगर जैसे 100% मानते हैं इसका एरिया, तो ये 80% तक एट्टी अपने एरिया में परसेंट खेती करता है। लेकिन अगर जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करता हूँ, किधर की बात करता हूँ, इधर की बात करता हूँ, तो ये भाई साहब अगर असम साइड। मतलब 10% से भी कम करता है। अगर जैसे मैं बनाता हूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, है ना? तो अच्छा देखो, अभी अगर तुम पंजाब के कंपैरिजन में देखोगे तो तुमको देखने में कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा लग रहा है ना पंजाब से एरिया में, हाँ भैया। है ना? तो देखो, ऐसे देखोगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में काउंट करोगे तो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर तुम एरिया टू एरिया वाइज डिफाइन करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं बात कर देता हूँ अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे ऊपर है, तो 10% से भी कम ज्यादा में खेती होती है। मतलब केवल इतने में होगी, क्या पता, है ना? आसाम में इतने परसेंटेज में खेती हो रही है, मणिपुर में तुम्हारी, नागालैंड में इतने हो रही है, मणिपुर में इतने में हो रही है, त्रिपुरा में इतने में हो रही है, मिजोरम में इतने में हो रही है, मेघालय में इतने में हो रही है। तो मतलब हर एक स्टेट में पूरे एरिया जो इनका है उसमें से केवल 10% में ही ये लोग खेती कर सकते हैं, सब में नहीं कर सकते। लेकिन पंजाब एक ऐसा एरिया है जहाँ 5 नदियां जाती हैं, वहां मतलब इतनी मिट्टी उपजाऊ है कि वो 80% तक अपनी जगह में एरिया में खेती कर सकते हैं। तो उनका नेट सोन एरिया जो है वो ज्यादा है। ये एरिया टू एरिया ज्यादा है। समझ में आ गया ना? हाँ भैया। है ना? तो अब ये पूछ रहा है कि रीजन बताना है कि नेट सोन एरिया इन स्टेट में कम क्यों है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पहाड़ है। और वो पहाड़ कैसे तुम्हारे, वो ज्यादा उपजाऊ वाले पहाड़ नहीं है ना? तुम्हारे वो मतलब उसमें क्या अच्छे से कहते, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता भैया। यहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती ज्यादा, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। ठीक, आगे बढ़ो।
अंश भाई तुम भी पढ़ दो कुछ। अंश पढ़ो बेटा। पढ़ ले। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area. As it was outlined in the National Forest Policy, it was considered essential for the maintenance of the ecological हाँ balance बताओ, मीनिंग भी in the बताओ बेटा। landscape. बस बस हो गया, मीनिंग बताते हो। भैया मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है वो थोड़ा हमारे जोग्राफिकल एरिया के परसेंटेज से कम है, 33% है ना। नहीं, वो बोल रहा है कि देखो, कोई भी कंट्री है, अगर उसका इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, तो उस कंट्री में जो तुम्हारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। लेकिन अगर तुम हमारे इंडिया का फॉरेस्ट लैंड देखोगे, तो फॉरेस्ट लैंड मुझे बताओ कितना है इंडिया का? इंडिया का फॉरेस्ट लैंड है भैया भैया अभी 45 23 23 भाई, 45 ट्वेंटी कहाँ देख रहा है? 23.41%। 41। तो बताओ 33% से कम है कि नहीं कम है? हाँ भैया है। भैया कम है ना? कम है, बहुत तो ज्यादा। इसी वजह से मतलब क्या है कि हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो चीजें खराब हो रखी हैं। देखो, फॉरेस्ट से हमें बहुत चीजें मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, जानवर मिलते हैं, खाने को सारी चीजें मिलती हैं, है ना? तो लेकिन अगर ये चीजें हमारे उतने लेवल की नहीं होंगी, उतना फॉरेस्ट एरिया नहीं होगा, तो फिर हमारे लिए वो चीजें और खराब होंगी। तो अगर डेजर्ट फॉरेस्ट एरिया बोला जाता है किसी भी कंट्री का, तो वो 33% बोला जाता है ना? जैसे पाकिस्तान में 33% एरिया अगर फॉरेस्ट का होगा, तो पाकिस्तान वालों के पास खाने की, लकड़ियों की, इन सब चीजों की कमी नहीं होगी। ठीक वैसे अगर इंडिया के एरिया के, मतलब इंडिया का एरिया जो देखा जाए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अगर उसका 33% अगर इंडिया के पास फॉरेस्ट एरिया होगा, तो इंडिया को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें मिलियंस ऑफ लाइफ तुम्हारी डिपेंडेंट होती हैं, है ना? सब उसी पे डिपेंडेंट होती हैं, है ना? अब जैसे पढ़ो, अब आगे पढ़ो। A part of the land is termed as wasteland, and land put to other non-agricultural use. Wasteland include rock, arid and desert एरिड। area, and land put to other non-agricultural use include अब देखो क्या बोल settlement. रहा है, देखो, अब एक लैंड ऐसी होती है जिसको टर्म किया जाता है वेस्ट लैंड। क्या किया जाता है? वेस्ट लैंड। या फिर एक लैंड ऐसी Waste होती है जिसको हम लोग बोलते थे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए। देखो, वेस्ट लैंड वो होती है जहाँ तुम्हारे रॉक्स पाए जाते हैं, या फिर रेगिस्तान पाया जाता है, डेजर्ट एरिया, एरिड रीजन, वहां तुम वेस्ट लैंड है, वहां तुम और चीजें नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसा एरिया भी होता है जहाँ तुम चीजें उगा सकते हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारी एक तरीके से कैसी होती है? नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स के काम में आ जाती है। जैसे तुमने वहां रोड बना दी, तुमने वहां रेलवे लाइन बिछा दी, तुमने वहां कोई इंडस्ट्री डाल दी, जैसे अभी इसने बोल दिया था, है ना? तो मतलब वो एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती थी, लेकिन तुमने उसको एग्रीकल्चरल लैंड ना बनाकर तुमने वहां कोई और सेटलमेंट डाल दिए। क्या डाल दिए? तुमने और सेटलमेंट डाल दिए। और अगर तुम लोग अप्रोप्रिएट मेजर नहीं लोगे, अगर तुम लॉन्ग टाइम तक, अगर मतलब लंबे समय तक इसी तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड को तुम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में डालते जाओगे, तो जो तुम्हारी लैंड है वो डिग्रेडेट कर जाएगी। कैसे कर जाएगी? वो चीज खराब हो जाएगी, है ना? क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और बाद में इसके हमको रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। मतलब हम लोग को इसकी खराब चीजें इसका जस्ट अपोजिट हमको देखने को मिलेगा। जमीन खत्म हो जाएगी, जानवर नहीं होंगे, फिर हम लोग को मतलब कुछ मिलेगा नहीं, है ना? ऑर्गेनिक्स नहीं मिलेंगे हमको, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, वो सब चीजें नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें रिपरकशन देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग के उसको प्रॉन्स देखने को मिलेंगे, प्रॉन्स देखने को मिलेगा, है ना? मतलब जैसे बोलते नहीं भैया कि हाँ, अगेंस्ट उसको हमको देखने को मिलेगा। आप समझ में आ गया? हाँ आ गया भैया। ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसको कम से कम करना है ना? मतलब ये चीजें हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। आ गया भैया। आ गया? ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हो हमारा लैंड डिग्रेडेशन इन कंजर्वेशन मेजर्स, कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन होता है ये किस वजह से अभी तो बता ही दिया। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की कमी होना, लैंड की कमी, जो खेती वाली उसकी कमी हो रही। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग बिजली के खंभे गाड़ दे रहे हैं, रोड बिछा दे रहे हैं, है ना? रोड भी ऐसे बिछा रहे हैं कि पानी रेलवे नीचे जा ट्रैक ही नहीं रहा, बिछा दे रहे हैं। है ना? पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा है, तो वो हमारा वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा, वो सब नहीं हो रहा है। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है इसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, है ना? मतलब जो लैंड डिग्रेड हो रही है उसको हम लोग को कैसे कंजर्व करना है। अंश समझ कम में कर आ रहा है कि नहीं सकते। आ रहा है? पहले मुझे ये बताओ।
अमन बेटा तुम्हें, भैया अंत साढ़े की हाल है। अमन बहुआ तुम्हें हाँ भैया। आ रहा है? चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हाँ भैया। अभी तुम एक काम करो, सबसे पहले तो तुम लिखो एक क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो। ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा टफ भी नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल करेंगे, ठीक है? ओके, व्हाट इज लैंड रिसोर्स, ठीक है? व्हाट इज लैंड रिसोर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये हो गया तुम्हारा, ठीक? व्हाट आर द रिलीफ्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है? चलो लिखो दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन लिखो।